बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बेसिकली हमने जेनेटिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इसमें हमने प्रीवियसली बात की कि ऑर्गेनिजम्स में किस किस्म के ब्लड ग्रुप होते हैं या उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन होता है या उनके जो जीन्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के जो ट्रेट्स हैं या एक दूसरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर ये पढ़ना है कि जीन लिंकेज क्या चीज़ होती है और क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है, यानी रिकम्बिनेंट टाइप, जो कि इस चैप्टर में हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर। तो वो जो रिकम्बिनेंट टाइप है वो आखिर कैसे बनती है या हम कैसे उसकी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये चीज़ जो है वो हो सकती है। सो दैट वाज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स। लेकिन अब हमने इसी की आगे डिटेल पढ़नी है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस तरह से इन चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है या इनकी जो पॉसिबिलिटी है उसको प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इसमें कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि जीन लिंकेज क्या चीज़ होती है। देखें, अगर हम जीन लिंकेज की बात करते हैं ना, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं, यानी नंबर ऑफ़ जीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम तो लिमिटेड है। अगर हमने ये बात की है कि ह्यूमंस के अंदर जो हम कहते हैं ना क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स हैं। ठीक है, 23 पेयर्स की फॉर्म में जो है 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अगर आप जीन्स की बात करते हैं ना, तो ह्यूमंस के जीन्स कितने होते हैं, 3 बिलियन जीन्स हैं। ठीक है, अब अगर 3 बिलियन जीन्स मौजूद हैं तो आप ख़ुद सोचें कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हैं, 46, यानी टोटल हम 46 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं और उनके ऊपर जीन्स कितने हैं, 3 बिलियन। तो इसका यही मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि जितने भी जीन्स होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स एक दूसरे के करीब करीब पड़े हैं वो सारे एक लिंकेज में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बात की है कि लेट्स से हमारे पास जो है ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि ये सारा जो रीजन है, यहाँ पर जितने भी जीन्स हैं वो सारे लिंकेज में हैं। ठीक है, ये जो पड़े होंगे ये भी लिंकेज में होंगे। लेकिन इसका और इसके जो जीन्स हैं, ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड हैं, क्योंकि दरमियान में क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ जीन्स हैं या यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ जीन्स हैं तो ये लिंकेज के अंदर मौजूद होती हैं। यानी हम यहाँ पर ये सिचुएशन जो है डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो नंबर ऑफ़ जीन्स होती हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो जितने भी हम कहते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर, यानी सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन मौजूद होते हैं वो लिंकेज में मौजूद हैं। सो दिस फेनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि एक ही क्रोमोसोम पर वो जो जीन एक दूसरे के साथ साथ पड़े हैं उसको हम लिंकेज का नाम देते हैं। और जीन लिंकेज बेसिकली एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप होता है जीन्स के दरमियान में। ठीक है, लेट्स से कि अगर हमने ये क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमैटिड बना लिया है, हम ये कह रहे हैं कि नंबर 1 2 3 ये 3 जीन पड़े हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये 3 जीन जहाँ पर पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बेस पेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि ये ख़त्म हो रहा है तो ये शुरू हो रहा है, इसी तरह दूसरा ख़त्म हो रहा है तो तीसरा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोज़ पड़े होते हैं, काफ़ी लिंकेज में मौजूद होते हैं। दैट्स वाई हम ये सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि लिंकेज का फ़िनोमेना ऐसा फ़िनोमेना होता है जिसमें जीन्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह हम ये बात करते हैं कि जितने भी लिंक्ड जीन्स होते हैं या लिंकेज ग्रुप्स जो होते हैं, ये कोरस्पॉन्ड करते हैं नंबर ऑफ़ होमोलोगस पेयर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। यानी हमने ये बात ये की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि लिंकेज ग्रुप, अब हमें क्या पता कि एक ऑर्गेनिज़म में कितने लिंकेज ग्रुप हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज़म का जो लिंकेज ग्रुप, यानी LG से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि लिंकेज ग्रुप इज़ इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि लिंकेज ग्रुप इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ होमोलोगस क्रोमोसोम, कि एक बंदे के पास एक स्पीशी के अंदर जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, इसका मतलब उसमें उतने ही लिंकेज ग्रुप मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 46 टोटल है ना, तो 23 पेयर्स हैं। तो हर एक क्रोमोसोम पेयर जो है बेसिकली वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब ये है
कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो 23 लिंकेज ग्रुप मौजूद होते हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर देती हूँ कि लिंकेज ग्रुप जो है इज़ इक्वल टू होमोलोगस क्रोमोसोम इन दैट स्पीशी। कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 23 पेयर्स होती हैं, होमोलोगस पेयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमंस में 23 लिंकेज ग्रुप मौजूद होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखी ना, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस में, बल्कि ये एमसीक्यू आता भी है कि ह्यूमंस के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप मौजूद होते हैं। तो 23 लिंकेज ग्रुप ह्यूमंस के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम ही 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट जो है ये एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये एक लिंकेज बना लेंगे। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, ये एल्बिनिज़म है। अब इन 3 डिफरेंट ट्रेट्स से, 3 डिफरेंट डिसऑर्डर्स के जो जीन्स हैं ये एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो है ना ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर ये चीज़ प्रेजेंट होगी तो ये एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि जो लिंक्ड जीन्स हैं, जैसे पहले हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी ये कंक्लूजन निकाली थी कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत करीब पड़े होते हैं, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। ये जहाँ भी जाएंगे तो ये पूरे का पूरा ग्रुप ही एक साथ जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम दूसरी बात ये करते हैं कि ये ड्यूरिंग मियोसिस इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं। अब लिंकेज ग्रुप जो होते हैं ना, जीन अगर लिंकेज के अंदर होगा तो ये मिनिमाइज़ कर देता है चांस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप या वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशन ज़्यादा होंगी तो ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है कि वो डिफरेंट होगा, उसमें यूनिकनेस होगी बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर लिंकेज ग्रुप बनते चले जाएंगे तो जीन जाहिर सी बात है एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकेंगे। तो जो पेरेंटल कम्बिनेशन है उसके चांस ज़्यादा होंगे और रिकम्बिनेंट टाइप के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। हम यही यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं सारे टॉपिक की, जीन लिंकेज की। हमने ये कहा है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो होता है ना, जीन हमेशा लिंकेज में मौजूद होते हैं, ठीक है। और लिंक्ड जीन्स जो होते हैं, हमने कहा है कि लिंकेज के अंदर मौजूद होंगे। और लिंकेज ग्रुप अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के कितने जीन लिंकेज बनते हैं, तो वो इक्वल टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ह्यूमंस के अंदर क्योंकि 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम के हैं, तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस के अंदर 23 जो है वो लिंकेज ग्रुप मौजूद होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि अब कम्बिनेशन समझाने के लिए उन्होंने ये कहा, लाइक कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, गाउट है, तो वो एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, अल्बिनिज़म, तो वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर होते हैं। और ये चीज़ हम जानते हैं कि लिंकेज वाले जीन क्योंकि एक दूसरे के बहुत करीब करीब पड़े होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। और अगर जीन लिंकेज में है तो जाहिर सी बात है वो पूरे का पूरा ग्रुप जाएगा, जो हो सकता है 4 डिफरेंट जीन्स हों, हो सकता है 5 डिफरेंट जीन्स हों। तो 4 या 5 कैरेक्टर अगर बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही बच्चे में भी आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें रिकम्बिनेशन या न्यूनेस, या हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, कम से कम होता चला जाएगा, मिनिमाइज़ होता चला जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ स्प्लिंग में कम होती चली जाएगी, ठीक है। इस चीज़ की ये यहाँ पर जो है ना कंक्लूजन निकलती है। अब यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफाइन अ लिंकेज ग्रुप, ठीक है। सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट आर लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप्स, गिव देयर नंबर इन ह्यूमन बींग्स। यानी आपको ये कहा जा रहा है व्हाट आर लिंकेज, कि जीन लिंकेज होता क्या है, एंड जीन लिंकेज ग्रुप क्या चीज़ होती है, एंड गिव देयर नंबर इन ह्यूमन बींग्स। तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि लिंकेज की आपको डेफिनेशन जहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कि ये लिंकेज हो गया, लिंकेज की डेफिनेशन, ये लिंकेज ग्रुप की डेफिनेशन है, और ये बात पड़ी है कि ह्यूमंस में 23 लिंकेज ग्रुप्स मौजूद होती हैं। एग्ज़ाम्पल आप ये भी दे सकते हैं, और दूसरी एग्ज़ाम्पल आपको ये वाली क्रोमोसोम नंबर 11 वाली पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट आर लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन भी हो जाएगा और यहीं से इसका जो है वो आंसर भी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है जी। बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट क्रॉसिंग ओवर, कि अब क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ होती है, क्योंकि पीछे हमने लिंकेज की बात की है। सो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ये सिर्फ सेपरेट हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्योंकि वो लिंकेज में पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनमें अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तभी पॉसिबल है कि वो जीन शफल करे,
ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर दो जीन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज पड़े होंगे तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनमें बहुत रेयर चांस है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हों। ठीक है। और अगर दो जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं, इसका मतलब उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत आसानी से क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है। यानी ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो बहुत एक दूसरे के करीब पड़े हैं कि बिल्कुल उसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उनमें बहुत रेयर चांस है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हों, क्योंकि वो स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। और अगर उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर आसानी से वो क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ एक चीज़ आती है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। फॉर एग्जांपल, हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी ये फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरे कलर से शो कर लेते हैं कि ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये दो क्रोमोसोम्स हैं, हमने ये कहा है कि ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये दूसरा जो है ये क्रोमोसोम नंबर 2 हो गया। हम ये कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये येलो और ये ब्लू वाला जो है ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो अगर इन दोनों में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो जाए, ब्रिज बन जाए और जीन्स शफल हो जाएं, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। या यहाँ पर इनके दरमियान ब्रिज या क्याज़मेटा बन जाता है और जीन शफल हो जाते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर होगी। या सेम यहाँ पर पोजीशन है या यहाँ पर पोजीशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं, ये चीज़ होती है क्याज़मेटा फॉर्मेशन, यानी एक ऐसा ब्रिज जिससे जीन्स आसानी से शफल कर सकते हैं। और इस शफलिंग ऑफ जीन्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी। सो हमने यही बात की है कि अगर आप क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, तो ये क्या चीज़ होती है, क्रॉसिंग ओवर। अब एग्जांपल में हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अगेन वही बात कि लेट से हमारे पास जो है ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही, सॉरी, कि अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया। ठीक है, और इसके साथ जो है दूसरा हम बात कर लेते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2 हो गया। ठीक, अब इसमें हमने ये बात की है कि इस क्रोमोसोम के ऊपर लेट से जो नंबर 1 है, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है ए, कैपिटल ए, और लेट से हम ये कह देते हैं कि इसके साथ ही यहाँ पर पड़ा हुआ है कैपिटल बी। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेम इसी पोजीशन पर जो है ना कैपिटल ए पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और सेम इसी पोजीशन पर जो है, सॉरी, हम बात करते हैं कि इसमें स्मॉल ए जो होगा, ठीक है, कि सेम यही पोजीशन है लेकिन स्मॉल ए पड़ा हुआ है और सेम यही पोजीशन और यहाँ पर स्मॉल बी पड़ा हुआ है। अब हमने ये बात की है कि हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरम्यान है। अब ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस हैं, ठीक है, ये येलो और ये जो ब्लू है ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। अब होता ये है कि क्रॉसिंग ओवर जब होती है, जब क्याज़मेटा फॉर्मेशन बन रही होती है, तो आपने सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा मियोसिस के दौरान कि यहाँ पे हम बात ये कर लेते हैं कि बेसिकली क्याज़मेटा क्या चीज़ होती है, एक ऐसा ब्रिज होता है जो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान बनता है ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके। क्रॉसिंग ओवर 4 स्टैंड स्टेज पर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, 4 स्टैंड स्टेज जिसको आप टेट्राड कहते हैं। ठीक है, ज़ाइगोटीन स्टेज पर जो टेट्राड बना था, यानी ये जब चारों एक दूसरे से इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि अभी तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस में रखा है ताकि मैं समझा सकूँ आपको ये क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही है, तो ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब पड़े होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से अटैचमेंट होती है, इस तरह से जो है यहाँ से लेट से या यहाँ से लेट से क्याज़मेटा बन जाता है। तो ये जो एक ब्रिज बना है, इस ब्रिज को हम क्याज़मेटा कह रहे हैं और यही क्रॉसिंग ओवर को पॉसिबल करता है।
ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, लेट्स से कि यहाँ से एक सेगमेंट ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला एक सेगमेंट जो है ना वो इस तरफ शफल हो जाता है, यानी यहाँ वाला जो है ना वो इधर शफल हो जाएगा और इधर वाला जो है वो इस जगह पे शफल हो जाएगा, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर या क्याज़ कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ हमने ये बात की है कि लेट्स से हमारे पास जो है ना, अगर हम ये वाली बात कर लेते हैं कि स्मॉल बी जो है ये क्रॉस ओवर हो जाता है और ये आ जाता है कैपिटल ए के साथ, इसी तरह कैपिटल बी जो है ना ये स्मॉल ए के साथ आ जाएगा। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसके बाद ये ओपन अप हो जाता है, यानी मियोसिस जब ख़त्म होती है, क्रॉसिंग ओवर ख़त्म होती है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्याज़मेटा सेपरेट हो जाता है। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो भी बाद में सेपरेट हो जाएंगे और 4 गैमीट बनेंगे, चारों के पास एक एक जो है हैप्लॉइड सिचुएशन में जो है ना ये क्रोमेटेड चला जाएगा। अब 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बने, 2 पेरेंटल कम्बिनेशन में बनेंगे, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी बिल्कुल वैसा, और एक नया कम्बिनेशन बना है कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो फिर सिर्फ आपको पेरेंटल कम्बिनेशन ही मिलेंगे, यानी यहाँ पे लेट्स से कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं है, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर। अगर यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, सिचुएशन क्या है, नो क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे आपको सारे पेरेंटल कम्बिनेशंस मिलेंगे, जहाँ पे कोई रिशफलिंग या कोई क्रॉसिंग ओवर या कोई क्याज़मेटा नहीं बना, आपके पास पेरेंटल कम्बिनेशन ही आएगा और यहाँ पे कोई आपको वैरायटी या डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो फिर हमने जैसे अभी बात की है कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है और दोनों के दरमियान पेयरिंग हुई है। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है कि सिचुएशन आप कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल ए और स्मॉल बी का कम्बिनेशन ये वाला। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो कम्बिनेशन हमारे पास क्या बना है, ये स्मॉल ए ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, यानी स्मॉल ए और कैपिटल बी का कम्बिनेशन बना है। अब ये जो 2 कम्बिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनको हम नाम क्या दे रहे हैं, रिकम्बिनेंट टाइप्स का, कि ऊपर वाले दोनों यानी ये वाला और ये वाला तो पेरेंटल है, लेकिन ये जो 2 आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं बिल्कुल, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये पेरेंटल टाइप से डिफरेंट है टोटली। ये टोटली आप एक नई चीज़ देख रहे हैं जो कि जिसको हम रिकम्बिनेंट टाइप का नाम देते हैं। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये रिकम्बिनेंट टाइप है। ठीक है, और इसी को हम नाम दे रहे हैं कि जो रिकम्बिनेंट टाइप बनती है। तो अगर ऑर्गेनिज्म में जो रिकम्बिनेंट टाइप होगी, ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी रिकम्बिनेंट टाइप बनता है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। गैमीट्स में क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल ऐसे ही पॉसिबल होती है कि लेट से आपके पास ये एक गैमीट पड़ा हुआ है, ये दूसरा गैमीट पड़ा हुआ है, ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है, यहाँ पे भी कैपिटल ए और कैपिटल बी की सिचुएशन है। दूसरी तरफ हमने कहा है कि स्मॉल ए का कम्बिनेशन है ये वाला। ठीक है, तो स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं ना, तो हमने ये कहा है कि क्याज़मेटा फॉर्मेशन के रिज़ल्ट में ये चीज़ बनी है आपके पास। ठीक है, तो कैपिटल ए और स्मॉल बी का कम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, यानी कैपिटल ए और स्मॉल बी आपके पास आ जाएगा कि ये अब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपके पास क्या सिचुएशन बनती है कि ये यहाँ से यहाँ वाली सिचुएशन आपके पास बन जाएगी, यानी कि स्मॉल ए और फिर उसके बाद कैपिटल बी। तो ये आपके पास जो है ना ये कम्बिनेशन बनता है और हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, एक न्यू कम्बिनेशन है, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से बना था, क्योंकि यहाँ पे ये क्याज़मेटा बना है जिसने इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है या आपको रिकम्बिनेशन प्रोवाइड किया। ठीक है जी, अब इसी चीज़ की हम रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी हमें तो गैमीट्स से अब कैसे पता चलेगा कि रिकम्बिनेंट टाइप कितने बने हैं। तो उस चीज़ के लिए हम रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी यानी कि RF को फाइंड आउट करते हैं, रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी है ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी को हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इज़ इक्वल टू, हम कहते हैं कि रिकम्बिनेंट टाइप्स, ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप्स, और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं इसको टोटल कम्बिनेशन जो बने हैं। अब टोटल कम्बिनेशन जो बनेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। यानी कि आप ये इसमें इमेजिन करते हैं कि 2 जीन पेयर्स के दरमियान जितने भी कम्बिनेशन बने हैं, ठीक है, उनमें से रिकम्बिनेंट टाइप डिवाइडेड बाय ऑल कम्बिनेशन इनटू 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालने तो ज़ाहिर है हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बना लेते हैं कि हमारे पास ये 2 पेयर्स थे जिन्होंने आपस में जो है ना क्रॉसिंग ओवर करनी है।
ठीक है, क्योंकि हमने रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो हम हेट्रोज़ाइगोट को मल्टीप्लाई करेंगे होमोज़ाइगस रिसेसिव के साथ। तो हमारे पास ये 4 टाइप के पॉसिबल गैमीट्स बने हैं। ठीक है जी। अब हमने होमोज़ाइगोट रिसेसिव के साथ क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 4 जो पॉसिबल गैमीट्स बने ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ये सपोज्ड वैल्यूज़ हैं। आपने ये नहीं समझना कि ये कोई इसकी ओरिजिनल या फाइंड आउट की हुई वैल्यू है। ये सपोज्ड वैल्यू है जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये किस तरह से टाइप्स बनी है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक गैमीट आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 40 बन गया। फिर ये दोनों बिल्कुल वैसे ही होंगे हमारे पास, फिर अगेन 40 बन जाएगा। फिर ये वाला यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये वाली जो सिचुएशन है ये यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये 10 आ गया। सेम यही कि ये रिकम्बिनेंट वाला जीन पड़ा हुआ है या क्रोमोसोम है और ये हमारे पास ओरिजिनल है। तो 40 जो है ना इज़ इक्वल टू 80 और ये 20। तो अब हमारे पास क्या होता है कि वैल्यू जो है ना ये 20 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं ये 100 इंटू 100, तो 20% आ गया। अच्छा, ये तो अब हमें इन्होंने वैल्यू गिवन कर दिया ना कि दे दिया, तो हमें पता चल गया। अब आपके पास जो सिर्फ वैल्यू लिखी हुई हो, फॉर एग्जांपल कि आपके पास, जस्ट मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि लेट्स से कि आपको नहीं पता कि इनमें पेरेंटल कम्बिनेशन क्या और रिकम्बिनेंट कम्बिनेशन क्या है। ठीक है, आपके पास जस्ट ये अलील्स मौजूद हैं, ये टेबल वगैरह नहीं है, जस्ट आपके पास ये अलील्स मौजूद हैं और आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेरेंटल है या न्यू कम्बिनेशन है? तो आपने याद रखना है जिसकी वैल्यू गैमीट्स में ज़्यादा होती है वो हमेशा पेरेंटल कम्बिनेशन होता है, और जिसकी गैमीट वैल्यू जो है कम होती है वो हमेशा न्यू कम्बिनेशन में आता है। लेट्स से यहाँ पे तो 40 और 10 लिखा हुआ है। लेट्स से मैं ये कह देती हूँ कि यहाँ पे जो है आपके पास 100 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ये 120 की वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 50 की वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20 की वैल्यू है। ठीक है जी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अब ये दोनों क्योंकि वैल्यू में ज़्यादा हैं तो ये पेरेंटल टाइप हो जाएगा, ये वैल्यू में कम है तो ये रिकम्बिनेंट टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज वैल्यू थी आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ गिवन हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों पेरेंटल हैं क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा है, और ये रिकम्बिनेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 70। ठीक है, और इसको प्लस कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 220। तो हम इस तरह से कर लेंगे कि 70 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 220 इंटू आप 100 कर लेते हैं। जब 100 की सिचुएशन आ जाएगी तो इसको अगर आप जो है इस तरह से कट कर देते हैं और फिर अगर आप ये सिचुएशन कर लेते हैं, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 70 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 11, लेट से कोई भी एक सपोज रेशो आ जाती है, कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो वो आपकी वही परसेंटेज होगी। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ी मैंने एग्जांपल चेंज की है ताकि आपको आइडिया रहे कि ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 20% आया है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास RF की वैल्यू आएगी, यानी रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी, लेट से कि आपके पास 20% आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 20 न्यू रिकम्बिनेंट इंडिविजुअल बने हैं, यानी नए इंडिविजुअल हैं जिनमें वेरिएशन है या जो कि यूनिक हैं, जिनमें जेनेटिक्स में वेरिएशन रिकम्बिनेंट टाइप्स बनी है। ठीक है जी, और ये जो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि दो जो जीन हैं वो एक दूसरे से कितना दूर पड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं कि जो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी का एक यूनिट है ना वो इज़ इक्वल टू 1 होता है, यानी 1% जो है इज़ इक्वल टू 1 मैप यूनिट होता है। ठीक है, मैप यूनिट कौन सा, जो हम ह्यूमन जीनोम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ह्यूमन जीनोम जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जो एक यूनिट होता है ना उसको हम 1 मैप यूनिट कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 20% निकला है ना, तो इसमें एक जो नंबर होगा वो 1% जो है वो 1 मैप यूनिट के बराबर है। तो लेट्स से हमारे पास अगर ये एक क्रोमोसोम की पोजीशन है और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि स्मॉल ए या स्मॉल बी या ए और बी का आपस में क्या डिफरेंस है, तो मेरे पास 20% आया। तो इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर मौजूद है, बी यहाँ पर मौजूद है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 20 यूनिट्स का है। ठीक है, यानी ये चीज़ हो गई, यानी 20 मैप यूनिट का
जो है ना इन दोनों में डिफरेंस पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो 20 मैप यूनिट्स का है। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों की रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी मेरे पास 20 आई है। इसी तरह लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी मेरे पास जो है वो 5% आ जाती है, ठीक है जी, 5% आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जहाँ पर ए पड़ा हुआ है और यहाँ पर बी पड़ा हुआ है और दोनों के दरमियान का जो थोड़ा सा डिफरेंस है ये कितना है, 5% है। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा। पहली एग्ज़ाम्पल में मैंने कहा क्या कहा था कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर मौजूद हैं, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस था, ठीक है, वो 20 यूनिट्स का था। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही, ठीक है, एक चीज़ पढ़ी है कि अगर दो जीन्स एक दूसरे के क्लोज़ पड़े होंगे तो उनके दरमियान लिंकेज ज़्यादा है। ये आपको पता चल जाएगा कि अगर रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यानी परसेंटेज कम आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जीन्स थे ये एक दूसरे के साथ लिंकेज में मौजूद थे और बहुत क्लोज़ मौजूद थे। इस वजह से ये क्रॉसिंग ओवर से सिर्फ सेपरेट हुए हैं और ये बहुत मुश्किल से सेपरेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपके पास कम आई है, ठीक है जी। अगर रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपके पास ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि दो जीन्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर मौजूद थे और ये क्रॉसिंग ओवर के वक्त बड़ी आसानी से एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, तभी रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आई है, तभी आपके पास ये टाइप ज़्यादा बनी है। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है कि अगर आपको ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कम्बिनेशंस, कि ये होती क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी का ये आपको ये डेफिनेशन पड़ी हुई है, दैट इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स बिटवीन द टू जीन पेयर्स एज कम्पेयर टू सम ऑफ टोटल ऑल कम्बिनेशन। ये फार्मूला नीचे लिख देना है, ठीक है। और फिर यूज एप्लीकेशन आपने ये लिखनी है कि अगर आपके पास जो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, अगर वैल्यू लो आती है, तो इसका मतलब ये है कि जीन्स जो हैं वो लिंकेज में मौजूद थे, वो एक दूसरे के साथ क्या हैं कि लिंक्ड जीन्स हैं, और इस वजह से आपके पास वैल्यू कम आई है और इस वजह से नंबर ऑफ़ रिकम्बिनेशन या नंबर ऑफ़ डिफरेंट या यूनिक कैरेक्टर वो कम है, ठीक है जी। और अगर आपके पास रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई थी, ठीक है, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आई है, तो इसका मतलब है कि जीन लिंकेज में तो हैं बट डिस्टेंस अपार्ट, यानी लिंकेज में तो हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, ये हो सकता है लिंकेज में ना भी हों, तो उस टाइम पर आपके पास कम्बिनेशन यानी रिकम्बिनेंट टाइप्स ज़्यादा आएंगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होती हैं रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की, दैट्स व्हाई मैंने ये मेंशन कर दिया है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फार्मूला आपको आना चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए यही एग्जाम्पल याद कर लें, अच्छी बात है, ताकि आप अपने पॉइंट को क्लियर कर सकें। और आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की क्या एप्लीकेशन है या इसकी वैल्यू का मतलब क्या है। वैल्यू लो होगी तो मतलब है लिंकेज में पड़े हैं ग्रुप और क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हुए हैं, वैल्यू हाई होगी तो मतलब है कि लिंकेज में नहीं पड़े हुए, इस वजह से बहुत हाई वैल्यू आ गई है, या अगर मॉडरेटली हाई या एवरेज वैल्यू आती है तो उसका मतलब है कि लिंकेज में तो हैं लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इनके दरमियान, तब ये वैल्यू ज़्यादा आई थी। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल आपने क्लियर रखनी है, तभी आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगी, ठीक है जी। सो इसमें एक और पॉइंट अगेन वही हम बात कर लेते हैं जैसे अभी हमने बात की है कि ये वही बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी में डिस्टेंस बताती है। तो जीन्स जो होते हैं वो मैप यूनिट की मदद से क्योंकि फाइंड आउट किए जाते हैं, तो 1% का मतलब होता है 1 मैप यूनिट, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20 मैप यूनिट, जो कि अभी हमने बात की है। फिर अगेन हम यही कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस जो है ना ट्रेट्स में चेंजेस लेके आती हैं और वेरिएशन प्रोवाइड करती हैं रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, और जिससे ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा सक्सेसफुली अडेप्ट हो सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, यही चीज़ हमने पीछे भी मेंशन की है। सो दैट वाज अबाउट द लेक्चर ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, क्रॉसिंग ओवर वाला जो टॉपिक है ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपने जो है ना इस चीज़ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है, और साथ ही आपने ये भी प्रैक्टिस करना है, ये भी प्रैक्टिस करना है, यानी ये टॉपिक आपका जो है ना क्रॉसिंग ओवर से लेकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है और ये शुरू कहाँ से हो रहा होता है, यहाँ से, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर है और इसी के आगे रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है, क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पर मेंशन भी है क्रॉस ओवर और रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी RF,
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्रॉसिंग ओवर बाय यूजिंग अ डायग्राम। राइट अ डिटेल नोट ऑन क्रॉसिंग ओवर यूजिंग अ डायग्राम, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा एज इट इज़। ठीक है जी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, डिफाइन रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड बिटवीन टू जीन्स। ठीक है, डिफाइन रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड बिटवीन टू जीन्स। तो डिफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया, और एज एन एग्ज़ाम्पल आपको जो ये लिखना पड़ेगा। तो तब जाके आपके पास, क्योंकि ये 20% आया है, तो आपको बताना पड़ेगा फिर इस तरह से ड्रॉ करके कि ये 20% इसका ये मतलब है। ठीक है जी। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, डिफाइन रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड बिटवीन टू जीन्स। तो ये आपके पास आ जाती है। ठीक है जी। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन यूँ भी गिवन हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ वो दे सकते हैं और वो आपको कह सकते हैं कि रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी जो है फाइंड आउट करें। लेट्स से आपको 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं, वही वैल्यूज़ कर लेते हैं कि आपको 100 दे दिया जाता है, ठीक है, 120 दे दिया जाता है, इसके अलावा आपको जो है ना वो 70 दे देते हैं, इसके अलावा आपको वो 40 दे देते हैं, और आपको कहते हैं कि ये दो जीन्स के दरमियान की फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ये रेशोज़ हैं, इसमें से रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करें। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों जो कम्बिनेशन है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आई है तो ये पेरेंटल कम्बिनेशन है, इन दोनों में वैल्यू कंपैरेटिवली कम है तो ये रिकम्बिनेंट टाइप्स आती हैं। तो रिकम्बिनेंट टाइप्स में हम कैसे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, क्योंकि रिकम्बिनेंट टाइप है ना 70 + 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये तकरीबन 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 आपके पास क्या आई है यहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप की, टोटल रिकम्बिनेंट टाइप कितनी है 110। सो 110 डिवाइडेड बाय आप कर क्या लेंगे, सबको जो है प्लस कर लें, यानी कि 100 को प्लस कर लें, प्लस यहाँ पे 120 को कर लें, प्लस यहाँ पे आप जो है ना 70 लिख लें, और प्लस आप यहाँ पे जो है ना वो 40 लिख लें, इन सब को प्लस कर लें। तो जो भी 110 डिवाइडेड बाय जो भी एक वैल्यू आएगी, तो फाइनल आपके पास जो है ना रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से कोई सी भी 4 वैल्यूज़ आपको दी जा सकती हैं और आपसे कहा जा सकता है कि इसकी रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करें। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में आपकी रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आपके पास आ जाती है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा थी, तो सपोज़ हम कर लेते हैं कि हमारे पास रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आई है 80। ठीक है, तो 80 अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, तो आपने ये चीज़ बता देनी है कि क्योंकि रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी 80 आई है, तो इसका मतलब ये है कि दो जीन्स एक दूसरे से जो है वो 80 यूनिट अपार्ट हैं। ठीक है, इस तरह से कि वो एक दूसरे से 80 यूनिट अपार्ट हैं, क्योंकि 80 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो उसका मतलब ये है कि ये जीन्स या तो लिंकेज में नहीं होंगे, अगर लिंकेज में हैं तो बहुत दूर पड़े हैं, तभी हमारे पास RF की वैल्यू 80 आई है, यानी हमारे पास रिकम्बिनेंट टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा आई हैं, 80% आई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मेंशन कर देनी है। तो ये लाजमी प्रैक्टिस करना है, या तो इसी एग्जांपल को बताना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन लिखवा दिया आपको, या फिर इसी तरह से कोई भी वैल्यू दे के और आपको कह सकते हैं कि आप मेंशन करें। तो ये आपने लाजमी ऊपर लिख लेना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। आई होप कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।